अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर है और जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी तक तो यही इत्तलात आ रही हैं कि शायद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जब ये वीलॉग आप देख रहे हों तो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हों, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जो मसाइल हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए वो वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर दिवालिया होने के ख़तरात जो हैं यकीनी तौर पर बहुत हद तक बढ़ जाएँगे और खुदा न ख़ास्ता हम दिवालिया हो भी सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कोई सिर्फ़ 3.1 अरब डॉलर हैं, जो 3 हफ़्तों का जो हमारा इम्पोर्ट बिल है उसको अदा करने के लिए ही मेरे ख़्याल में काफ़ी हैं। बेयरली हम उतना सिर्फ़ अदा कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एक और एंगल से इवन आप इमेजिन कर लें कि ये जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये कामयाब हो जाते हैं और हमें कोई 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त जारी हो जाती है, तो क्या उससे पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी हल नहीं होंगे। ये जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है वो ऐसी है कि शायद ये अब एक नया स्क्रिप्ट हमें चाहिए, जो पुरानी एक आप कह लें कि तरकीब हम लड़ाते रहे कि जब भी हमारे मुआशी मसाइल बढ़े या तो हम आईएमएफ के पास गए या फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे कुछ पैसे उधार लेकर अपना काम चलाया। अब जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि शायद ये जो तरकीब है वो काम नहीं आएगी, और इस हवाले से बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं, इवन कि फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर भी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। उसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है। इसी तरह से एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है, और उसके साथ साथ और भी पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने पाकिस्तान को वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे, वो अब उस हद तक बढ़ गए हैं और कि वो अब सस्टेनेबल नहीं है। तो उसके लिए पाकिस्तान को जिन ममालिक से, जिन इदारों से पाकिस्तान ने कर्जे ले रखे हैं, पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर फैसला करना चाहिए और आगाज़ करना चाहिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग का। अब डेट रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है? डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि जब एक मुल्क उस पर कर्जे इतने ज़्यादा चढ़ जाएँ कि जो उसने कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी हैं, तो उसके लिए उन कर्ज़ों को अदा करना मुश्किल हो रहा और उसकी मईशत जो है वो भी तबाह हो रही हो, तो ऐसी सूरत में जिससे आप कर्ज़ा लेते हैं, उसके साथ दोबारा मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात करके 2-3 रिलीफ़ आप हासिल कर सकते हैं। एक, कि जो कर्ज़ों की अदायगी है अगर वो ड्यू है, तो उसकी जो तारीख़ है या उसकी जो तारीख़ें हैं, उसके बारे में एक नया मुआहदा किया जा सकता है। दूसरा, जिस पर जो उस पर शरह सूद जिस शरह सूद पर लिया जा रहा है कर्ज़ा, उसमें कमी करने की बात की जा सकती है। और बुनियादी तौर पर ये इवन जब कोई मुल्क दिवालिया होता है, दिवालिया किस लिए होता है कि जब आप ज़ाहिर है कि जो आपने कर्ज़े अदा करने हैं, जब आप वो पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर एक मुल्क बैंक करप्ट हो जाता है। और बैंक करप्ट होने के बाद भी क्या होता है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कि ज़ाहिर है कि वो कर्ज़े मुआफ़ तो नहीं होते, जो भी कर्ज़े, जैसे श्रीलंका की एक एग्ज़ाम्पल है, पिछले साल अप्रैल में ही जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर हुकूमत तब्दील हो रही थी, तो वहाँ पर जो श्रीलंका है वो दिवालिया हो गया, और उस दिवालिया होने के बाद अभी भी उनके आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो एक बेल आउट पैकेज की बात हो रही है, वहाँ पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की है। ज़ाहिर है कि जो भी बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं या जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कर्ज़े दे रखे हैं, वो कर्ज़े तो माफ़ नहीं करेंगे, तो उनको रीस्ट्रक्चर करने की बात है कि ठीक है, अब श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, तो अब जो भी फ्यूचर में उनकी अदायगियाँ करनी है तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि दोबारा से जो भी श्रीलंका ने कर्ज़े लिए हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। अब इसके अंदर भी अब आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। अब कुछ लोगों का ख़्याल है कि, और हुकूमत का ख़्याल है कि वो इस टेम्पटेशन को रेज़िस्ट कर रहे हैं कि हमें खुद डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, कि उससे ये तासुर मिलेगा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो गया है। हालाँकि डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने भी लिखा कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो ज़िम्मे अदायगियाँ हैं, वो पाकिस्तान इन द मीनवाइल अदा करता रहेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये ज़रूर है कि उसका एक मनफ़ी असर पड़ सकता है।
जो आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद नीचे गिर सकती है। वैसे ही कोई जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी तो नहीं है, लेकिन उससे एक ये परसेप्शन की बात है। अब इसके अंदर ये है कि जो ऑप्शन, अगर आप पाकिस्तान दिवालिया होता है तो दिवालिया होने की सूरत में फिर भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, लेकिन वो जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी वो आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। उसमें फिर ऐसी शराइत आयद की जाएंगी जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होंगी, और उसके नतीजे में जो इकोनॉमिक रिकवरी होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अब जो लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस खतरे को भांपते हुए पहले ही खुद नेगोशिएट इनिशिएट कर लेने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये जो मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो ये ओवरनाइट नतीजा खेज साबित होंगे। इसमें महीने भी लग सकते हैं, 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान फिर हो सकता है कि अपनी टर्म्स के ऊपर वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवाए, और वो इस तरीके से करवाए कि आप दिवालिया भी ना हो और अपना जो कर्जा है उस को अदा करने के हवाले से उसके अंदर तब्दीली भी ला सकें। अब ये क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह ये है कि बेशक हुकूमत जो है वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में रहे, इसहाक डार साहब हों या बाकी लोग हों, ये कहते रहें कि जी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, IMF का प्रोग्राम चले बहाल अगर हो भी जाएगा तो ठीक है, हो सकता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है किसी तरीके से हम निकाल जाएं। और आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको बुखार है किसी वजह से, तो वक्ती तौर पर अगर आपको एक पेन किलर दे दिया जाए, पैनाडोल की गोली दे दी जाए, तो आपको वक्ती तौर पर तो आराम आ जाएगा, लेकिन जो रूट कॉज है जिसकी वजह से आपको वो इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बुखार हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है, वो एड्रेस नहीं होगा जब तक आप उसका बाकायदा इलाज नहीं करेंगे। तो सेम इस केस के अंदर भी कि वक्ती तौर पर तो आप कह सकते हैं कि अगर आप IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो कुछ माह के लिए आपको एक कुशन मिल जाएगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके जो मुआशी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अदाद शुमार की बात करते हैं। 2013 में जो पाकिस्तान सालाना बैरूनी जो कर्जे अदा करता था, उसका जो नंबर था वो $6.5 अरब, यानी कि $6.5 अरब पाकिस्तान सालाना जो पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की जो अदायगी है उसके लिए पाकिस्तान वक्फ कर रहा था। आज जब हम 2023 में हैं तो ये जो नंबर है ये कोई 25 से $26 अरब तक चला गया है। और अगर हम पाकिस्तान की जो बरामदात हैं और जो रेमिटेंसेस हैं उनको मिलाकर अगर आप देखें तो ये कोई 37% बनता है जो हम कर्ज़ों की, बैरूनी जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं उसके अंदर उसमें पैसा ये चला जाता है। और ये जो रेशो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, और बहुत से इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, और इसी वजह से बेशतर इससे कि हमें मज़ीद देर हो, हम दिवालिया हों और उसके बाद हम रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएं, हमें पहले ही ये मुज़ाकरात जो है इनिशिएट कर लेने चाहिए। दूसरा जो है ये तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 से $26 अरब जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट 2000 जो पे करनी होती है सालाना, और 2023 से लेकर 2027 तक, क्योंकि इसमें $10 अरब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, यानी कि हमारे जो इनफ्लोज हैं डॉलर के और जो आउटफ्लोज हैं उसके दरमियान जो गैप है उसके लिए मजीद आपको $10 अरब चाहिए। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान को अगले 5 सालों में हर साल $35 अरब चाहिए। $25 अरब आपने अदायगी करनी है जो बैरूनी कर्जे आपने देने हैं, और $10 अरब आपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसको उस गैप को पूरा करने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब मौजूदा जो सूरत हाल है, आप खुद इमेजिन करें कि पाकिस्तान क्या सालाना ये $35 अरब का गैप पूरा कर सकता है? IMF के पास आप बार बार जाएंगे? क्या आपके दोस्त ममालिक आपको इतना पैसा देंगे? या जो दूसरा ऑप्शन है कि ये जो क्राइसिस आता क्यों है, क्योंकि आपके जो इनफ्लोज हैं डॉलर्स के वो कम हैं। उसके दो तीन ही ऑप्शंस होते हैं, एक कि आपकी बरामदात में इजाफा हो, दूसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो, तीसरा जो आपके रेमिटेंसेज हैं उसमें इजाफा हो। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये ओवरनाइट तो तब्दील नहीं होने वाले। या तो हम ये कहें कि अगले माली साल पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो जो इनफ्लोज हैं वो पाकिस्तान की जो बरामदात है वो $100 अरब हो जाएंगी। ठीक है, फिर तो आप कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमें डेट रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। और बरामदात के फिगर को इतना ऊपर लेके जाना, इनफ्लोज को बढ़ाना, उसके लिए ज़ाहिरी बात है आपको बहुत ज़्यादा इस्लाहात करने की ज़रूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगर आनी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में
अगर पाकिस्तान इस खुशफहमी में है कि हम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम बहाल करवा के उसके बाद फिर हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद करेंगे, तो हम इसी तरह से गुजारा चलाते रहेंगे, तो शायद ये अब सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने भी लिखा कि अगर पाकिस्तान कामयाबी के साथ ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवा लेता है और पाकिस्तान को अगले 2 से 3 साल में एक कुशन मिल जाएगा कि जो 35 अरब डॉलर उसे चाहिए, अगर उसकी रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, तो फिर अगर पाकिस्तान ज़रूरी इस्लाहात करे, अपनी जो अंदरूनी आपने करनी है, तो और फोकस करे कि इन 2-3 सालों को यूज़ करे, इस अपॉर्चुनिटी को, इस फेज़ को, कि हम अपने जो तमाम हमारे क्रॉनिक मुआशी मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने की, तो फिर हम इस पोजीशन में आ सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी भी हो सकती है। और जब इकोनॉमिक रिकवरी होगी, तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम कर्ज़ों की अदायगियाँ भी कर सकें, मुल्क के अंदर ग्रोथ के ऊपर भी फोकस कर सकें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी सर्व कर सकें। लेकिन अदरवाइज़ जो है, ये ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आता और इसकी मिसालें मौजूद हैं। दुनिया में कई ऐसे ममालिक मौजूद हैं कि जिन्होंने अपना जो डेट सर्विसिंग है उसको अनसस्टेनेबल समझते हुए रीस्ट्रक्चरिंग की। अब पाकिस्तान किसके साथ रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है? मसलन 3-4 जो सोर्सेज़ से पाकिस्तान कर्ज़े लेता है। एक आपके बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं। बायलैटरल क्रेडिटर्स में पेरिस क्लब ममालिक में ये तरक्की याफ्ता, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे मुल्क शामिल हैं, जो माज़ी में पाकिस्तान के सबसे बड़े जो कर्ज़ा पाकिस्तान लेता रहा, वो इन्हीं पेरिस क्लब से लेता रहा। उसके बाद अब जो इवन पेरिस क्लब को रिप्लेस किया, जो शेयर बढ़ गया है बायलैटरल डेट की बात करें, तो उसमें चीन, सऊदी अरब और यूएई हैं। जो पाकिस्तान को हालिया सालों में अगर आप देखें तो उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरा है आपके मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी वगैरह है। तो पाकिस्तान अगर टू बिगिन विद इवन जो बायलैटरल आपके क्रेडिटर्स हैं, उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और यकीनी तौर पर अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो पाकिस्तान को अपने जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये कैसे आसानी होगी? देखें, लोग तस्करा करते हैं, अभी जनरल मुशर्रफ का हाल ही में इंतकाल हुआ, और मैं तो इससे इत्तेफाक खैर नहीं करता। लोग समझते हैं कि जी जनरल मुशर्रफ का दौर बड़ा बेहतरीन था मुआशी एतबार से भी। उसकी एक वजह थी, एक तो पाकिस्तान को डॉलर्स, पाकिस्तान क्योंकि जनरल मुशर्रफ थे मगरिब की आप कह लें कि डार्लिंग थे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने वॉर एंड टेरर में फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। पाकिस्तान को कोalition सपोर्ट फंड हो, बाकी दुनिया के ममालिक हों, उनसे इमदाद भी मिल रही थी, कर्जे भी मिल रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब 9/11 के बाद पाकिस्तान ने फैसला किया अमेरिका का साथ देने का, तो जो पेरिस क्लब के पाकिस्तान ने कर्जे वापस करने थे, उनको रीशेड्यूल कर दिया गया, यानी कि 15 साल के लिए उसको मौखर कर दिया गया। और अगर आप देखें तो जब वो 15 साल का मॉरिटोरियम ख़त्म हुआ, तो उसके बाद एकदम से जो अदायगियाँ पाकिस्तान को करना पड़ी, तो पाकिस्तान के कर्ज़ों में भी इजाफा हुआ, और पाकिस्तान का जो सालाना, जैसे मैंने कहा कि 2013 में अगर 6.5 अरब डॉलर हम डेट सर्विसिंग पर खर्च करते थे, आज वो 25 से 26 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह वो यही थी कि जो पेरिस क्लब ने उस वक्त, वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि क्रेडिटर था, उन्होंने जब वो 15 साल के लिए अदायगियाँ उसकी मौखर कर दी, तो पाकिस्तान की हुकूमत को उस वक्त कौमी ख़जाने को एक बहुत बड़ा कुशन मिल गया, जिसके नतीजे में जो भी अगर आप देखें तो उस ज़माने में अगर रुपए की कदर एक जगह पे रही, उसके अलावा जो कार फाइनेंसिंग हो, घरों की फाइनेंसिंग हो, और इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने को मिली, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम थे, जो रुपए की कदर है वो भी एक ख़ास जगह पे थी, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज तो थी ही नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी थी सालाना, वो तो एक बहुत बड़ा हिस्सा पेरिस क्लब की वजह से वो मौखर हो गया था। तो अभी भी अगर पाकिस्तान सम और भी अदर ये अरेंजमेंट करने में कामयाब हो जाता है, तो यकीनी तौर पर दिवालिया होने से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं कि नहीं, हम उसके बगैर पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकाल सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमें मेरे ख्याल में अदराक नहीं है, ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हमें नज़र आ रहा है कि तूफ़ान जो है बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे पास मौका है कि हम उसको प्रीएम्प्ट करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, या हम तूफ़ान को आने दें, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, और उसके बाद फिर फ्रॉम स्क्रैच उसका आगाज़ करें। मौका है हमारे पास, और आई थिंक जो मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं, जो आदाद-ओ-शुमार हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम भी बहाल हो जाए, हमारे दोस्त ममालिक भी हमारी मदद कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो मुआशी
चैलेंजेस हैं वो इतना जल्दी हल होते नज़र आते हैं अनटिल एंड अनलेस हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि जो हमारे ऊपर कर्जे हैं वो अब सस्टेनेबल वो अनसस्टेनेबल हैं और उसके लिए हमें जिन से हम कर्जे लेते हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है और उनके साथ जो हमारा कर्जा है उसको रीस्ट्रक्चर करवाने की ज़रूरत है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।